एट पॉइंट ए, और एक स्ट्रिंग है बी पॉइंट पे, और जो स्ट्रिंग है थ्रू आउट द स्मूथ पुली यहां तक है, राइट। अब जो ये स्ट्रिंग दे रखी है, और यहाँ पे गिवन हमें क्या क्या है कि स्ट्रिंग तो मासलेस है। अगर जो स्ट्रिंग मासलेस है तो ये हर एक बच्चा जानता है कि स्ट्रिंग अगर जो मासलेस है, जो टेंशन है थ्रू आउट इट्स लेंथ विल बी सेम। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पी इज इक्वल टू टी, बोल सकते हैं कि नहीं। इफ द स्ट्रिंग इज मासलेस तो जो टेंशन है थ्रू आउट द लेंथ वो सेम रहेगी। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, दैट इज रॉड लेंथ इज एल, इस रॉड की लेंथ एल है। अगर जिस रॉड की लेंथ एल है तो इसका सेंट्रोइड कहाँ पे होगा, इसके एल बाई टू पे। तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दैट इज एल बाई टू, राइट। ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एल बाई टू पे। और इसका जो वेट है दैट विल एक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये हमने इसका वेट ड्रॉ कर लिया यहां से, दैट इज डब्ल्यू। इस रॉड का लेंथ एल बाई एल है, और एल बाई टू पे क्या है, सेंट्रोइड है, तो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। इसकी लाइन ऑफ एक्शन अगर मैं आगे बढ़ा के दिखाऊं तो ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगी, दैट इज लाइन ऑफ एक्शन इस वेट की। हमें गिवन और क्या है, ये होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ये सिस्टम जो पूरा है ये इक्विलिब्रियम में है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, एग्जामिनर ने हमें क्वेश्चन में दे रखा है। और बोला है कि द लेंथ ए बी, लेंथ ए टू बी इज इक्वल टू द लेंथ ए टू सी। इसका मतलब ये पूरा क्या ट्रायंगल है, आइसोलेस ट्रायंगल है। अगर ये थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, और इस एंगल को हम निकाल सकते हैं। ये एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस टू थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं हम ऐसे। अब ये आइसोलेस ट्रायंगल है और ये वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन से क्या निकाल सकते हैं कि वेक्टर समीशन ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग एट रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट क्या ले, हम रेफरेंस पॉइंट हम हिंज पॉइंट को लेते हैं। सो ये हिंज पॉइंट है, राइट, इस पे रोटेट कर सकती है रॉड, तो हमने ए को रेफरेंस पॉइंट लिया, इज इक्वल टू जीरो, राइट, ये बाय इक्विलिब्रियम इक्वेशन। दो पड़ी थी ना, एक ट्रांसलेशनल एक रोटेशनल, तो ये रोटेशनल वाली है। हमें क्या पता चल गया, 180 थीटा। हमें रेफरेंस पॉइंट कौन सा लिया है, ए इज द रेफरेंस पॉइंट। तो जितने भी फोर्सेस है, फॉर एग्जांपल टेंशन है, तो टेंशन का हमें कोई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो चाहिए रेफरेंस से, राइट। तो हम इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम, ये टेंशन की लाइन ऑफ एक्शन होगी ना, टेंशन की लाइन ऑफ एक्शन क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी, यही इसकी लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टेंशन, राइट। अब इस लेंथ को हमें फाइंड आउट करना है, तो इस लेंथ को फाइंड आउट कैसे करेंगे हम। अगर ये रॉड की लेंथ जो है दैट इज एल, रॉड की लेंथ क्या है, एल है, और ये एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल्स टू एल साइन थीटा, राइट। अब ये एल साइन थीटा होगी। अब हमारे को एक और चाहिए फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, ये होगी इसकी लाइन ऑफ एक्शन, और रेफरेंस पॉइंट से हमें ये वाला डिस्टेंस से पता करना है। तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये एल बाई टू है, तो ये भी क्या हो जाएगी, एल बाई टू। अब हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, यहां से लेकर यहां तक हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है कि ये एंगल क्या होगा। पूरा एंगल क्या है, ये वाली लाइन को मैंने ये ड्रॉ किया और ये वाली लाइन को ये ड्रॉ किया, तो ये पूरा एंगल क्या है, 90। तो 90 है, और इसके बीच से एक एंगल जा रहा है, दैट इज ये क्या है, 180 माइनस टू थीटा। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा टू थीटा माइनस 90, हो जाएगा कि नहीं। ये एंगल क्या हो जाएगा, टू थीटा माइनस 90। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टू थीटा माइनस 90। तो अगर ये टू थीटा माइनस 90 है और ये एल बाई टू है, तो इसका इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा कॉम्पोनेंट, दैट इज एल बाई टू कॉस टू थीटा माइनस 90, हो जाएगा कि नहीं। फीलिंग लाओ बच्चों। फॉर एग्जाम्पल ये 90 एंगल है पूरा, बीच से निकला था इसके 180 माइनस टू थीटा, तो 90 टू थीटा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, टू थीटा माइनस 90, राइट, करेक्ट, हमारा ये हो गया। तो बाय इक्विलिब्रियम इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है पी, ये पी हमें फाइंड आउट करना है, और हमें पता है कि पी इज इक्वल टू द टेंशन, राइट। तो हम क्या करते हैं, बाय इक्विलिब्रियम वेक्टर समीशन ऑफ ऑल द एक्सटर्नल टॉर्क एट पॉइंट ए को जीरो मान लिया। तो अब हम क्या करते हैं, इनका टॉर्क लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कितनी फोर्सेज, अभी हमने रेफरेंस पॉइंट ए लिया है, तो रेफरेंस पॉइंट ए से दो सपोर्ट रिएक्शन आएंगे, आएंगे कि नहीं, ये दो सपोर्ट रिएक्शन पॉइंट्स आएंगे, राइट। तो ये मान लो हमने माना आर ए वी और दिस इज आर ए एच, ठीक है। पर रेफरेंस पॉइंट यहीं पे होने की वजह से इन दोनों, ये दोनों तो यहीं से पास कर रहे हैं, तो इनका टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। तो बचा क्या, सिर्फ एक तो बचा ये डब्ल्यू, राइट, और एक बचा टेंशन। सिर्फ ये दो फोर्सेस का ही हमारे को टॉर्क लेना है, और टी को क्या लिख सकते हैं हम, पी। तो हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू इंटू द डिस्टेंस वर्टिकल, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, दैट इज एल बाई टू कॉस टू थीटा माइनस 90। और ये कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, ये डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू इज डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका
इस रेफरेंस पॉइंट से कौन सा होगा, इट इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस साइन, और टेंशन हमारी ऐसे करके है, राइट, तो टेंशन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया, और ये इसकी रेफरेंस पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली कौन सी डायरेक्शन होगी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, तो क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव, तो एक दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, तो टी, यानी टी को मैं पी भी लिख सकता हूं, पर अभी के लिए मैं टी लिख रहा हूं, इनटू द डिस्टेंस, उसकी वर्टिकल एल आई साइन थीटा, राइट, यहां पे देखो ना, ये क्या है, एल साइन थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, तो हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, इसको हम माइनस, अगर जो हम इसको ऐसे लिख दें, चलो यहीं पे लिखते हैं डब्ल्यू, दिस इज डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू इंटू एल बाई टू कॉस, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस 90 माइनस टू थीटा लिख सकते हैं ना, और टी को क्या लिख सकते हैं, पी इंटू एल साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या क्या कट रहा है, एल एल से कट रहा है, अच्छा कॉस, ये तो हर बच्चा जानता है कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, दैट इज कॉस थीटा, ये तो हर बच्चा जानता है ना, एवरीबडी नोज दैट, तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं डब्ल्यू इंटू कॉस 90 माइनस टू थीटा, और कॉस 90 माइनस टू थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस 90 माइनस टू थीटा को लिख सकते हैं हम साइन टू थीटा, लिख सकते हैं ना, तो हम क्या लिख रहे हैं इसको, डब्ल्यू अपॉन टू इंटू साइन टू थीटा इक्वल्स टू, इसके बराबर है ना, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, पी साइन थीटा, और क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा, पी साइन थीटा, और ये कॉस थीटा तो नहीं, अच्छा साइन टू थीटा, ठीक है, ओके। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, पी निकालना है ना हमें, वी हैव टू फाइंड द पी, तो पी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा दैट इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस थीटा, ये इसका आंसर हो जाएगा, कैसे आ जाएगा कि कॉस टू थीटा, और यहाँ पे क्या है साइन, यहाँ पे साइन टू थीटा है, एंड दिस इज साइन थीटा, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं साइन टू थीटा को, इसको क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा एंड साइन थीटा, लिख सकते कि नहीं, जब इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो साइन से साइन घट जाएगा और कॉस बचेगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पी, अच्छा टू भी तो था यहाँ पे, टू था क्या, नहीं टू नहीं था, टू कॉस थीटा साइन थीटा, तो टू से टू गेट कैंसिल, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, पी डब्ल्यू कॉस थीटा, राइट, तो ये क्वेश्चन था, मतलब यही क्वेश्चन का देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन में अगर जो मैं ये बोलूं कि रिएक्शंस आर ए एच आर ए वी हैज टू बी फाइंड, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम हिंज रिएक्शन के देख रहे हैं, हिंज सपोर्ट रिएक्शन, हिंज रिएक्शन, अगर जो हमें ये फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पे है क्या हिंज रिएक्शन में, ये हिंज रिएक्शन है, और डायरेक्शन हम कैसे लेते हैं, ये इसकी वर्टिकल डायरेक्शन होगी, दिस इज द वर्टिकल डायरेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल आर ए एच एंड आर ए वी, हमें क्या बताया, बाय इक्विलिब्रियम, बाय इक्विलिब्रियम द नेट द वेक्टर समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, ये हमें पता है ना ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से कि दे आर द टू कंडीशंस, एक वेक्टर समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल फोर्स हैज टू बी जीरो, और एक वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ रेफरेंस पॉइंट ऑफ मान लो ए इज इक्वल टू जीरो, ये दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए टू बी द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, राइट, तो उनमें से एक क्या है, एफ एक्सटर्नल फोर्स, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल में कौन कौन सी आ गई, हॉरिजॉन्टल में आर एच आ गई, तो आर एच लिख देते हैं, आर ए एच प्लस, और कौन सी थी, आर एच टेंशन की, टेंशन यहाँ को था ना, नाउ टेंशन को दो कंपोनेंट में हमने बांट दिया था, दिस इज थीटा, तो ये वाली क्या हो जाएगी, इसकी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या थी, टी साइन थीटा, तो प्लस टी, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, टी साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो आर एच क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस पी साइन थीटा, माइनस पी साइन थीटा, राइट, क्योंकि टी जो है, अब लिख देते हैं टी इज इक्वल टू पी, तो ये होगी आर एच, अब हमें कौन सी निकालनी है, वर्टिकल के लिए, वर्टिकल डायरेक्शन के लिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन लाइक दिस इज इक्वल टू जीरो, देन आर एच क्या हो जाएगी, आर ए वी क्या हो जाएगा, आर ए वी प्लस आर ए वी, और डब्ल्यू क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेट था ना, लाइक ये रॉड थी, इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, और टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट क्या था, टी कॉस थीटा, तो ये दोनों ऑपोजिट है, तो आर ए वी प्लस टी कॉस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू का कौन सा था, डब्ल्यू, ओनली डब्ल्यू, ओके, टी कैन बी रिटन एज, तो आर ए वी टी कैन बी रिटन एज पी
इसको हम P लिख सकते हैं, और P हमने क्या निकाला था क्वेश्चन से कि P इज इक्वल टू W cos थीटा, राइट, निकाला था P इज इक्वल टू W cos थीटा। तो वी कैन रिप्लेस इट बाय लाइक दिस, P को हमने P पे चेंज कर दिया और यहाँ पे लिख दिया हमने cos थीटा इज इक्वल टू W, लिख सकते कि नहीं, और ओके, हाँ ठीक है, ओके, RAV, P को क्या लिख सकते हैं हम, W cos स्क्वायर थीटा, लिख सकते कि नहीं, W। तो RAV क्या हो जाएगा, RAV इज इक्वल्स टू W कॉमन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, लिख सकते कि नहीं, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो, राइट, इन दोनों में लिख देते हैं, या फिर हम RA निकाल दें इन दोनों का वेक्टर से, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, तो क्या हो जाएगा, RA हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस RA वर्टिकल स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू W, वी कैन राइट दिस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं W साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते कि नहीं। तो RAV क्या हो जाएगा, W साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, W हॉरिजॉन्टल क्या था, हॉरिजॉन्टल था W साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस वर्टिकल क्या था, W साइन स्क्वायर थीटा, जो कि यहाँ पे, सो वी कैन राइट, तो ये क्या हो जाएगा, RA। तो हमने क्या निकाल दी, दोनों जो भी सपोर्ट रिएक्शन थे उसके आंसर निकाल दिए, राइट। क्या क्या यहाँ पे, RAV निकाल दिया, RH निकाल दिया, और कुछ बचा है क्या, नहीं, P साइन थीटा, ओके। यहाँ पे भी हम P साइन थीटा को चेंज कर सकते हैं ना, अच्छा मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं था आपको, P साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, W cos स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। RH को क्या लिख सकते हैं, RH कैन बी रिटन एज माइनस साइन, माइनस साइन का मतलब क्या है, माइनस साइन का मतलब है हमने जो P साइन थीटा लिया था, यानी टेंशन का ये वाला कॉम्पोनेंट हमने इस साइड को लिया था, तो ये वाला कॉम्पोनेंट इस साइड को नहीं, दिस डायरेक्शन को है, राइट। तो T साइन थीटा विल बी इन दिस डायरेक्शन, तो हम यहाँ पे डायरेक्शन भी बना सकते हैं, यानी ये इसकी करेक्ट डायरेक्शन होगी। नाउ P को कैसे लिख सकते हैं हम, माइनस, चलो माइनस नहीं, P ओके W cos थीटा साइन थीटा, लिख सकते कि नहीं, तभी तो हमने लास्ट में ये यूज किया है, W साइन थीटा cos थीटा और W साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो सपोर्ट रिएक्शन भी हमने निकाल लिया इस क्वेश्चन में, और क्या है, सपोर्ट रिएक्शन एंड P फोर्स, P भी निकाल ली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, उस क्वेश्चन में हमें एक रॉड दे रखी है, मान लो ये रॉड नहीं है, बीम है, ठीक है, ये बीम है, और ये बीम जो है हिंज्ड है, बीम इज हिंज्ड, ठीक है, ये बीम क्या है, हिंज्ड है, ओके इसको मिटा देते हैं, ये बीम क्या है, यहां से हिंज्ड है, और ये क्या है, सरफेस, ठीक है, हिंज्ड है, और यहाँ पे दो पुली है, वो भी यहाँ पे हिंज्ड है, these pulley are also fixed over here, sorry not hinged, fixed over here, और ये एक string है which is connecting these beam with a man, मान लो ये आदमी है, इस आदमी ने इसे पकड़ा हुआ है और ये इस बीम पे खड़ा हुआ है यहाँ पे, राइट, और इस बीम की जो लेंथ है दैट इज 4 मीटर, और इस टेंशन के पास से इसकी लेंथ है 2 मीटर, और यहाँ से है 2 मीटर, राइट। और हमें गिवन क्या क्या है, गिवन है रॉड इज मासलेस, मैन का वेट कितना है, दैट इज 600 न्यूटन, weight of the man, and the string is also massless and the pulley is smooth। फाइंड आउट क्या करना है हमें, हमें फाइंड आउट करना है द टेंशन एंड द सपोर्ट रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन, राइट, हमें ये सब फाइंड आउट करना है। तो हमें दे क्या रखा है, जो रॉड है वो मासलेस है, यानी इसका कोई मास नहीं है, जो मैन है उसका वेट है, इसका मैन का वेट कितना है 600 न्यूटन, और स्ट्रिंग जो है ये स्ट्रिंग इट्स अ मासलेस स्ट्रिंग। तो इससे ही पता लग जाता है कि जो टेंशन है अवे फ्रॉम द बॉडी वो थ्रू आउट दिस स्ट्रिंग विल बी सेम, ठीक है। तो ये भी टी है, ये भी टी है, ये भी टी है। तो अगर जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, फॉर एग्जांपल मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं,
ये बना दिया मैंने रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम, तो यहाँ पे लिख देते हैं रॉड फ्री बॉडी डायग्राम। तो रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, यू के फ्री बॉडी डायग्राम, मान लो ये रॉड है, इसमें यहाँ पे क्या लगा था, हिंज रिएक्शन, तो उसके हम इस डायरेक्शन में लेते हैं, दिस इज द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और यहाँ से ऊपर को आ रहा है दैट इज द वर्टिकल डायरेक्शन। और यहाँ पे स्ट्रिंग लगी थी जो हमने देखी, देखो पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, द फोर्सेस, द एक्सटर्नल फोर्सेस। फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या बनाते हैं, जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस है। अब ये इस पॉइंट पे एक टेंशन लग रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि एट डिस्टेंस 2 मीटर यहाँ पे एक टेंशन है जो अवे फ्रॉम द बॉडी है, दैट इज टी। इस ये जो बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बॉडी ऑफ मास एम, मान लो ये ब्लॉक है, अगर ये ब्लॉक है और ये सरफेस है, तो एक तो नॉर्मल इसके ऊपर आएगा, एक नॉर्मल ये नीचे की तरफ जाएगा, ये वाला नॉर्मल क्या हो जाएगा, इट्स एक्शन, और एन क्या हो जाएगा, रिएक्शन। तो हम सिर्फ अभी रिएक्शन ही बना रहे हैं, तो इसकी वजह से आने वाला क्या है, एक एन नीचे की तरफ आएगा। हमें क्या पता है इक्विलिब्रियम से, नेट समीशन ऑफ ऑल द टॉर्क, और रेफरेंस पॉइंट हम ले लेते हैं ये, इसको हमने मान लिया ए, रेफरेंस पॉइंट ए, नेट समीशन ऑफ ऑल द टॉर्क इज इक्वल टू 0। तो अब अगर जो यहाँ से पास कर रहे हैं, तो आर ए एच एंड आर ए वी का टॉर्क क्या हो जाएगा, क्योंकि वो तो इसी पॉइंट से पास कर रहे हैं, वो तो 0 हो जाएगा। तो बच्चों कौन सा वाला होगा, दिस इज टी मल्टीप्लाई बाय 2 एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस साइन के साथ। और ये क्या है, क्लॉकवाइज, और ये डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर ऑल्सो। ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, इसका मतलब एन का क्या हो जाएगा, 4, एन का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, टी इंटू टू, टी इंटू टू, एंटी क्लॉकवाइज है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये उस साइड चल जाएगा, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे ना, एन इंटू 4, यानी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज एन, दैट इज टी बाई 2। एन की वैल्यू क्या आ गई, टी बाई 2। हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया ना रॉड का। अब हम नेक्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, किसका, रॉड का हो गया, और किसका बचा है, मैन का। इस मैन का बनाते हैं, मान लो ये आदमी है, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मैन। तो हम क्या, एक एन ऊपर की तरफ को आ रहा है, और इसने स्ट्रिंग पकड़ रखी है, तो एक टेंशन आएगा दैट इज अवे फ्रॉम द बॉडी, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट दैट इज 600 आएगा कि नहीं। यहाँ पे देखो ना, इसने पकड़ रखी है ये स्ट्रिंग, तो इस स्ट्रिंग से, इस स्ट्रिंग में कौन सा टेंशन है, डायरेक्ट टी अवे फ्रॉम द बॉडी, तो टी ऊपरली साइड को आ गया। इस रॉड या बीम की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, दैट इज एन, इसका वेट क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज 600 न्यूटन, राइट। तो बस यही मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस है, एन टी एंड 600। और अगर जो हम इसको फॉर इक्विलिब्रियम में बात करें, तो हम क्या लिख सकते हैं, एन प्लस टी इज इक्वल टू 600, एन प्लस टी इज इक्वल टू 600, और एन क्या होता है, टी बाई 2 प्लस टी इज इक्वल टू 600, यानी 3t 600 इंटू 2, और टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी की वैल्यू 400 न्यूटन, राइट। तो हमने टी की वैल्यू निकाल ली। अब बचा क्या, अब बचा है हमारा मैग्नीट्यूड और रिएक्शंस बची, हिंज पॉइंट से आने वाली रिएक्शंस। ठीक है, वैसे इसको करने का ना एक और तरीका है, इसी क्वेश्चन को आप एक और तरीके से कर सकते हो। अभी हमने क्या किया, अभी हमने क्या किया, अलग बनाया, रॉड और मैन का हमने अलग बनाया। अगर जब हम इन दोनों को साथ में बनाए, फिर साथ में फ्री बॉडी बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम यहां पे लिख दो अल्टरनेटिव है, ठीक है, टू सॉल्व अबव क्वेश्चन। ठीक है, अब हमने साथ में बना दी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ अ रॉड प्लस मैन, राइट। तो हमें क्या पता है, एक रॉड है, दिस इज अ रॉड, और यहाँ पे आदमी भी है। अब हमने इसका बनाना है, एक टेंशन तो अवे फ्रॉम द रॉड है, और हिंज पॉइंट से आने वाले दो रिएक्शन, एक है आर ए हॉरिजॉन्टल और आर ए वर्टिकल, टेंशन एंड दिस इज रॉड। जो एन है वो तो इंटरनल फोर्सेज होगी, क्योंकि एन तो मैन पे ऊपर को भी लग रही है और नीचे को भी एन लग रही है, ये एक्शन हो गया एंड दिस इज रिएक्शन, तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो बची कौन सी, सिर्फ टेंशन। तो यहाँ से आने वाली क्या, टेंशन, और क्या बना सकते हैं यहाँ पे, इसका वेट दैट इज 600 न्यूटन। तो अगर जो हम करें बाय इक्विलिब्रियम वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय टॉर्क मेथड, है ना, लाइक दिस इज टॉर्क एक्सटर्नल, रेफरेंस पॉइंट हम ए को ही ले रहे हैं अभी भी, ए इज इक्वल टू 0, द वेक्टर समीशन ऑफ टॉर्क एक्सटर्नल एट द रेफरेंस पॉइंट ए विल बी इक्वल टू 0। अब हम क्या बोलेंगे, ये डिस्टेंस कितनी है 2, ये भी डिस्टेंस कितनी है 2, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या एंटी क्लॉकवाइज, ये भी क्या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये दोनों माइनस माइनस में है, तो हम लिख सकते हैं क्या, टी प्लस टी मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस टी मल्टीप्लाई बाय 4, टी मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 6 इंटू 600 इंटू 4, ये क्या हो गया, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये पॉजिटिव हो गया, ये दोनों ऑपोजिट में है तो इसलिए अलग अलग लिख दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा टी इंटू 6 इज इक्वल टू 600 इंटू 4
ये क्या हो जाएगा 100 और टी फिर से क्या आ जाएगा 400, राइट। तो ये अल्टरनेटिव वे है, इट्स एन अल्टरनेटिव वे टू फाइंड आउट द टेंशन इन अ स्ट्रिंग। तो हमने 400 इस वे से भी निकाल लिया और 400 हमने इस वे से भी निकाल लिया। तो दे आर द टू वेज टू कैलकुलेट दिस। हम फ्री बॉडी डायग्राम इकट्ठी भी बना सकते हैं जहां पे हम फोर्सेस को इंटरनल फोर्सेस की तरह एक्ट कर सकते हैं, राइट। अब बचे कौन से? अब बचे हैं सिर्फ दो, आर एच एंड आर ए वी। बेसिकली क्वेश्चन में ना आर एच और आर ए वी नहीं बोला था फाइंड आउट करने के लिए, बट क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए या फिर तो हम क्या निकाल सकते हैं, हिंज रिएक्शंस। तो हिंज रिएक्शन कैसे निकाल सकते हैं? ये इसकी डायरेक्शन है आर एच और एक अपवर्ड डायरेक्शन है दैट इज आर ए वी, राइट। ये दोनों ही है ना जो निकली है और यही फाइंड आउट करनी है हमें को। दूसरी पूरी बीम में क्या है, अपवर्ड साइड को है टी और नीचे को एक्ट क्या कर रहा है दैट इज 600। तो हॉरिजॉन्टल में आने वाली कितनी फोर्सेज है? वो तो है ही नहीं, सिर्फ यही है। तो हम बोल सकते हैं कि वेक्टर समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू 0। और अगर जब मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल में क्या हो जाएगा 0। हॉरिजॉन्टल में सिर्फ एक ही है दैट इज आर ए एच इज इक्वल टू 0। तो यानी हमारे को हॉरिजॉन्टल की क्या मिल गई, हमें हॉरिजॉन्टल की मिल गई, हमें हॉरिजॉन्टल वाली की वैल्यू मिल गई, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की वैल्यू मिल गई दैट इज आर एच इज इक्वल टू 0। अब हमें को वर्टिकल की निकालनी है। सिमिलर यही इसी तरीके से हम करेंगे जैसे कि नेट एफ एक्सटर्नल ऑफ द वर्टिकल, नेट एफ एक्सटर्नल ऑन अ वर्टिकल इज इक्वल टू 0, जहां पे क्या है टी प्लस टी, टी प्लस टी और अब क्या आ गया आर ए वी, आर ए वी भी अपवर्ड डायरेक्शन में तो प्लस आर ए वी इज इक्वल टू यही है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में 600। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर ए वी इज इक्वल टू 600 माइनस 2t, जहां पे 600 माइनस 2 टी कितना निकाला था हमने दैट इज 400, दैट इज 400। तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस 200 न्यूटन। तो हमारे को पता चल गया क्या, हमें पता गया आर ए एच तो बराबर है 0 के, जो आर ए वी है दैट इज माइनस 200 न्यूटन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो मेरी डायरेक्शन मैंने ली थी, जो भी डायरेक्शन मैंने ली थी वो रॉन्ग थी। तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये डायरेक्शन अपवर्ड ना होके ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है। ये नहीं है डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन। तो यहाँ पे बना देते दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन क्या है दिस, इसकी डायरेक्शन भी लास्ट में बना दी। और मैं कैसे आर ए निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा दैट विल इक्वल्स टू 200 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 200। तो ये भी सिमिलरली यही हो जाएगा क्योंकि आर एच क्या है 0 और डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये दो रिएक्शन थे जो हमारे को निकालने थे इस क्वेश्चन में। ये दो क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए, राइट। इसमें हमें क्या क्या फाइंड आउट किया, सबसे पहले हमारे को क्या पता चला कि हमने एक रॉड ली और उस रॉड पे आने वाली जितनी भी फोर्सेज है उन सबको हमने इक्वेट किया। और बाय द इक्वेशन हम दो, कौन सी, एक तो टॉर्क वाली, हमें क्या पता था कि सिस्टम जो है दैट इज इन इक्विलिब्रियम, राइट। सिस्टम क्या है इन इक्विलिब्रियम। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब दो चीजें इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल, एक तो ट्रांसलेशनल था जो हमने बात की थी द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0, और दूसरा था रोटेशनल, राइट। दो ही पढ़े थे ना हमने किसी भी सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने के लिए, जो कि मैंने आपको ऊपर डिफाइन कर रखा है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। शायद मैंने पढ़ा रखा है, ये नहीं बताया था क्या, बताया था शायद, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ दोबारा से कि इक्विलिब्रियम में होने के लिए, किसी भी सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने के लिए दो चीजें चाहिए, एक होगी ट्रांसलेशनल, एक होगी रोटेशनल। किसी भी सिस्टम को इक्विलिब्रियम होने के लिए दो चीजें चाहिए, ट्रांसलेशन एंड इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम क्या बोलता है, द वेक्टर समीशन, द वेक्टर समीशन ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू 0, एंड रोटेशनल बोलता है द वेक्टर समीशन ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, यहां पे लिख दो एक्टिंग ऑन एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। अगर जो ये दोनों कंडीशन ना हमारी सेटिस्फाई हो जाती है तो सिस्टम हम क्या बोलेंगे, द सिस्टम विल ऑटोमेटिकली इन इक्विलिब्रियम। और ये दो सिस्टम की हमने जो बात की है ना ऊपर, ये वाला सिस्टम जो हमने अभी बात की है, कहां गया ये वाला सिस्टम, ये जो सिस्टम है ना पूरा, ये भी क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन 3 ट्रीट कर लो इसको। ये जो पूरा सिस्टम है ये भी क्या है इन इक्विलिब्रियम में, लिखा नहीं है शायद मैंने, दोनों में भी नहीं लिखा होगा। ये सिस्टम जो है ये इन इक्विलिब्रियम में है, इस सिस्टम इक्विलिब्रियम में। और हमें फाइंड आउट करना था क्या, टेंशन टी। टेंशन फाइंड आउट कर ली, फिर हमें सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करने, राइट।
सपोर्ट रिएक्शन हमें फाइंड आउट करने हैं, तो हमें यहां से पता लग गया कि कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है दैट इज हमें जो टूल्स पढ़ने, राइट। अब हमने क्या पढ़ने, टूल्स पढ़ने। तो टूल्स में सबसे पहले टूल्स क्या होता है, सबसे पहला टूल जो है हमें अभी पढ़ना है, यहाँ पे आप टूल्स लिख दो या फिर थ्योरम लिख दो, चलो लिख देते हैं, दैट इज लामीज थ्योरम। और बच्चों जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज लामीज थ्योरम, राइट, दैट इज लामीज थ्योरम। तो राइट, दिस इज लामीज थ्योरम, ये इक्विलिब्रियम का शॉर्टकट है। माने लामीज थ्योरम की जो रिजल्ट्स है उसका हम इस्तेमाल करेंगे इक्विलिब्रियम सिस्टम को डील करने के लिए, राइट। इसका जो रिजल्ट है हम इक्विलिब्रियम सिस्टम को डील करने के लिए यूज करेंगे। इससे क्या है, इट्स एन इजी, ये शॉर्टकट है एक तरह का, ऐसा शॉर्टकट। तो लामी थ्योरम बेसिकली बोलता क्या है, लामी थ्योरम बोलता है इफ ओनली थ्री फोर्सेस, इफ ओनली थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ पॉइंट, और ये जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट मे बी अ पार्टिकल और अ बॉडी, यहां पे लिख दो मे बी अ पार्टिकल, ये कोई पार्टिकल भी हो सकता है और किसी बॉडी का पार्टिकल भी हो सकता है, तो मे बी अ पार्टिकल ऑफ अ बॉडी, पार्टिकल ऑफ अ बॉडी, राइट। आपको ये चीज अंडरस्टैंड होगी। एंड और क्या बोलता है, एंड द पॉइंट, दिस पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट, द पॉइंट इज इन इक्विलिब्रियम। लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम होना चाहिए। टू अंडरस्टैंड दिस, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है, उससे डाइवर्ज कर रही है थ्री फोर्सेस, एक पॉइंट है उससे डाइवर्ज कर रही है थ्री फोर्सेस, और ये जो थ्री फोर्सेस है ना, दीज आर डाइवर्जिंग इन द नेचर, दीज फोर्सेस आर डाइवर्जिंग इन द नेचर, और ये वो पार्टिकल है या पॉइंट है, राइट। और ये सारी क्या है, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग, दीज थ्री फोर्सेस आर डाइवर्जिंग। तो बेसिकली लामी थ्योरम हमें बोलता है, यहाँ पे ध्यान में देखने वाली चीज क्या है, देयर इज ओनली, कि सिर्फ, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, इफ ओनली थ्री फोर्सेस, अब ये थ्री फोर्सेस है, राइट, ना तीन से ज्यादा ना तीन से कम, तीन फोर्सेस एक्ट करनी चाहिए एक पॉइंट पे, और उस वो पॉइंट जो है इट कैन बी अ पार्टिकल, या फिर वो किसी बॉडी का पार्टिकल हो सकता है, ठीक है, या फिर किसी बॉडी, जैसे बॉडी क्या है, बॉडी इज नॉट अ पार्टिकल, ये तो हर बच्चा जानता है, जिसने भी मेरी क्लास की है उसको ये पता है कि तो बॉडी इज नॉट अ पार्टिकल। जो बॉडी है इट एक्ट एज अ पार्टिकल इन द केस जहां पे बॉडी का जो रेंज है इज वेरी मच हाई एज कंपेयर टू द डायमेंशंस ऑफ द बॉडी। सो हम क्या बोल रहे हैं कि एक पार्टिकल या एक पार्टिकल ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी का पार्टिकल, यानी हम बॉडी के पार्टिकल की बात कर रहे हैं। तो बॉडी होती क्या है बेसिकली, इसकी डेफिनेशन क्या है जो मैंने आपको पहले पढ़ाई है, दैट इज बॉडी इज अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ अ पार्टिकल, बोल सकते हैं ना आप। तो उनमें से किसी भी पार्टिकल पे ये एक पॉइंट पे एक्ट करने वाली तीन फोर्सेस है, और दी शुड बी डाइवर्जेंट। तो उस केस में क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल दीज फोर्सेस, हम एक एंगल भी बना रही है, राइट, दीज आर द एंगल्स, और ये फोर्सेस आपके नाम कुछ भी रख दो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पी फोर्स, क्यू फोर्स एंड आर फोर्स, ये तीन फोर्सेज है। तो बाय साइन रूल, हम साइन रूल से इसे कैसे निकाल सकते हैं, हम साइन रूल से बाय अप्लाइंग द साइन रूल हम बोल सकते हैं पी क्यू एंड आर। अच्छा, और भी कुछ था लिखा हुआ, इज इन इक्विलिब्रियम, ये जो पॉइंट है ना ये इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो पी क्यू आर जो है दैट कैन बी रिटन एज अ साइन रूल से बात करते हैं अभी, है ना, बाय साइन रूल वी कैन राइट, इनके कोई भी नाम दे दो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दो बीटा, ये अल्फा लिख दो, ये लिख दो गामा। तो वी कैन राइट कि पी के सामने वाला दैट इज साइन अल्फा, आर के सामने वाला गामा दैट इज साइन गामा, एंड क्यू के सामने वाला दैट इज बीटा, साइन बीटा। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर जो किसी एक पॉइंट से पास होने वाली किसी एक पॉइंट से पास होने वाली थ्री फोर्सेस जो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगी, उस केस में हम ये वाले रिजल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। अभी मैं इसका बताऊंगा कि आप कहाँ यूज कर सकते हैं इसका, अभी हम एग्जांपल से समझेंगे, पर ये इसका रिजल्ट है। तो लामी थ्योरम बोले कि तुम इसका इस्तेमाल करो, कब इस्तेमाल करो, जब तीन फोर्सेस किसी एक पॉइंट पे लग रही है और उस पॉइंट से निकलने वाली तीन फोर्सेस पी क्यू आर, ये सारी क्या है, डाइवर्जिंग है। तो इनके आमने सामने वाला जो एंगल्स है वो साइन रूल से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसको प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इसको प्रूव करने के लिए हम तीन फोर्सेस ले सकते हैं, और तीन फोर्सेस को हम यूज कर, तीन फोर्सेस ले सकते हैं, और तीन फोर्सेस को हम क्या कर सकते हैं जो हमने पहले पढ़े, लॉ ऑफ ट्रायंगुलर ऑफ एडिशन, इससे कर सकते हैं, यानी एक के हेड से दूसरे हेड को कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम करते हैं, ठीक है, हम इसको प्रूव करते हैं, कैसे प्रूव करेंगे, तो बाय इक्विलिब्रियम, राइट, सिस्टम इक्विलिब्रियम में। अब मान लो मैंने थ्री फोर्सेस ले लिए, तीन फोर्सेस कौन से, वही जो ऊपर है, दिस इज क्या है पी, ये क्या था क्यू, एंड दिस इज आर, इसको प्रूव करना है ना। और एंगल कौन कौन से थे, एक बीटा था, एक अल्फा था और एक गामा था। तो ये तीन फोर्सेस को हम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ ट्रायंगुलर एडिशन से कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या था, हेड टू टेल कनेक्ट करते जाओ, राइट, यही था ना, चाहे जितने नंबर ऑफ फोर्सेस है। तो पी तो बिल्कुल सीधा है, तो पी को हम
कोई भी रेफरेंस पॉइंट मान लो यहां से ले लिया, ये पी है, बड़ा करके दिखा रहा हूं मैं आपको, दिस इज पी, और पी को कनेक्ट कर दो क्यू से, ये कनेक्ट कर दिया क्यू से, और फिर जो लास्ट बचा दैट इज आर, आर क्या है, दोनों डायरेक्शन में, हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल, दिस दिस एंड दिस, ये क्या था हमारा इनिशियल पॉइंट, क्योंकि इसी पॉइंट से हमने शुरू किया था, ये इनिशियल पॉइंट है। अच्छा फाइनल पॉइंट भी यहीं आ गया, तो फाइनल पॉइंट भी यहीं आ गया, तो ये क्या था, इट्स अ पी वेक्टर, इट्स अ क्यू वेक्टर, एंड दिस इज अ आर वेक्टर। तो लॉ ऑफ ट्रायंगुलर एडिशन से हमने ये कर दिया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते थे हम पहले, यहाँ पे एंगल कौन से, पी और आर के बीच में, यानी पी और आर के बीच में क्या है, बीटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डाइवर्ज, हम तो ऐसे नहीं कर सकते, हमें तो इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो इसे एक्सटेंड करते हैं यहाँ तक। अब क्या ये डाइवर्जिंग है, ये दोनों डाइवर्जिंग हो गए, अभी क्या था, एक तो कन्वर्जिंग था और दूसरा डाइवर्जिंग था, अभी दोनों डाइवर्जिंग हो गए, तो इन सभी को मैं आगे आगे बढ़ा दूं तो ये सभी क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो गए, डाइवर्जिंग हो गए। अगर मैं इसको भी आगे बढ़ा दूं तो ये दोनों भी डाइवर्जिंग हो गए। तो अब इन दोनों के एंगल कैसे बताएंगे हम, जो पी एंड आर है उसके बीच का एंगल क्या है, दैट इज बीटा, तो पी एंड आर ढूंढो, पी एंड आर, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, ये क्या है, इट इज बीटा, है ना, ये एंगल है क्या, बीटा। और क्यू एंड पी, ये भी क्या है, वेक्टर भी है ना, पी एंड क्यू के बीच में क्या है, पी एंड क्यू के बीच में गामा, तो वी कैन ड्रॉ दिस लाइक, ये है गामा आपका, और क्यू एंड आर के बीच में है अल्फा, दिस इज अल्फा। तो अब अंदर के एंगल क्या आ जाएंगे, ये कितना आ जाएगा, दैट इज 180 माइनस अल्फा, आ जाएगा कि नहीं, दिस इज, ये अगर जो अल्फा है, ये क्या है, इट्स 180, और बीच से निकलने वाला क्या है, दैट इज ये वाला, दैट इज अल्फा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा। जिसको समझ नहीं आया, जो तो समझ गया वो तो अच्छी बात है, जिसको समझ नहीं आया वो इस तरह से देखो, 180 माइनस अल्फा, ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस गामा, सॉरी मैं गामा और अल्फा में कंफ्यूज जाता हूँ, तो इसलिए मैं कई बार अगर गामा बोल दूं ना तो समझ आना कि अल्फा है, राइट। तो ये कौन सा हो गया, दैट इज 180 माइनस अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस बीटा, राइट। तो हमने सारे एंगल निकाल लिए। तो बाय साइन रूल, जो साइन रूल है उससे हम अगर जिसका आंसर निकालना चाहें, बाय साइन रूल, बाय साइन रूल, इसके साथ में लिखता हूं पर थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, बाय साइन रूल वी कैन राइट पी अपॉन, पी है, पी है ना, इसके सामने वाला क्या, 180 माइनस अल्फा, पी साइन 180 माइनस अल्फा, पी के सामने वाला 180 माइनस अल्फा है ना, एंड क्यू के सामने वाला दैट इज साइन, क्यू के सामने वाला क्या है, 180 माइनस अल्फा, बीटा सॉरी, 180 माइनस बीटा, एंड आर के सामने क्या है, गामा वाला, तो आर साइन 180 माइनस गामा, देन साइन 180 माइनस अल्फा, साइन 180 माइनस बीटा, और साइन 180 माइनस अल्फा क्या होता है, सेम, साइन 180 माइनस अल्फा क्या होगा, साइन होगा, साइन अल्फा होगा, राइट। यहां से देख के लिख लेना, तो वी कैन राइट पी अपॉन साइन अल्फा, क्यू अपॉन साइन बीटा, एंड आर अपॉन साइन अल्फा, आर अपॉन साइन अल्फा। सो ये हमारा क्या आ गया, रिजल्ट। तो इस रिजल्ट का इस्तेमाल हम उन इक्विलिब्रियम इक्वेशंस में करेंगे, उन सिस्टम्स में करेंगे जो सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में। ये एक शॉर्टकट है ताकि हम किसी भी क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सके, इंस्टेड ऑफ हम एक हॉरिजॉन्टल या फिर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम या रोटेशनल इक्विलिब्रियम का इस्तेमाल करें, राइट। लिख दिया, ये सारा जो है ये प्रूफ है इसका। बेसिकली तो मैंने यहीं पे भी बता दिया था कि साइन अल्फा है, बीटा है, गामा है, ये क्या है, एक रिजल्ट है इसका। इस रिजल्ट का इस्तेमाल हम डायरेक्टली करेंगे हमारे क्वेश्चंस में। तो लामी थ्योरम बेसिकली क्या है, सब कुछ तो आपको पता लग गया कि लामी थ्योरम क्या है, एक रिजल्ट है, और इस रिजल्ट का इस्तेमाल हम इक्विलिब्रियम सिस्टम में करेंगे, और सिस्टम में इसलिए और ये शॉर्टकट भी है। लामी थ्योरम बोलता है कि अगर जो तीन फोर्सेस किसी एक पॉइंट पे लग रही है, वो पॉइंट चाहे पार्टिकल हो चाहे वो किसी बॉडी का पार्टिकल हो, और वो जो पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तो लामी थ्योरम का जो रिजल्ट है वो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। अब लामी थ्योरम का रिजल्ट के लिए हमें प्रूफ निकालना था कि हाउ टू प्रूव इट, तो हमने बोला कि मान लो कि एक सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में, और ये तीन फोर्सेज है, तीन फोर्सेज का जब हमने लॉ ऑफ ट्रायंगुलर एडिशन से हमने इसको सॉल्व किया तो हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि साइन साइन 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस बीटा एंड 180 माइनस गामा, इन सबको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये इसका रिजल्ट हो गया, राइट। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, कि कहां कहां पे लगा सकते हैं। तो लिमिटेशन इसकी है, आप लिख सकते हैं लिमिटेशन ऑफ लामीज थ्योरम। पहली क्या है, ओनली ओनली थ्री फोर्सेस मस्ट बी देयर एट अ पॉइंट एंड शुड बी इन इक्विलिब्रियम। अभी मैंने क्या बताया आपको कि सिर्फ और सिर्फ तीन फोर्सेस लगेगी, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, सिर्फ और सिर्फ तीन फोर्सेस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्ट कर रही है, तो हम इसको बात कर सकते हैं। वाइल taking angle while taking angle alpha, beta and gamma at a point, all three forces
मस्ट बी, ये मस्ट है राइट, मस्ट बी, यहाँ पे रेड पेन से डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग, these 3 points must be diverging. And the third point is for equilibrium, जैसे इस केस में हमने बात की तो कौन कौन से फोर्सेस थे, P एंड Q एंड R इज इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे सिस्टम में हमने बात की कि जो सिस्टम है, ये सिस्टम की जितने भी फोर्सेस है ये इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है, पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो दीज आर द 3 लिमिटेशन जिसको आप अपनी कॉपी में नोट्स की तरह लिख सकते हो, राइट, कि 3 फोर्सेस हैं, दीज फोर्सेस शुड बी इन इक्विलिब्रियम और दे मस्ट बी एट एक्टिंग एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे एक्ट करें, ये PT है पॉइंट, ठीक है। while taking an angle alpha beta and gamma, these 3 forces must be diverging। अगर हम अल्फा बीटा गामा ले रहे हैं तो ये जो 3 फोर्सेस है ना, दी हैज टू बी डाइवर्जिंग, राइट। तो हमने अभी लामीज थ्योरम पढ़ लिया, तो हमने अभी तक कंप्लीट क्या कर दिया, हमने कंप्लीट कर दिया जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना ऑफ इक्विलिब्रियम, वो हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, दैट इज द एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसमें फर्स्ट क्या आता है, दैट इज कॉन्करेंट फोर्सेस, राइट। अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए ना सारे, इसमें लामीज में तो कुछ भी नहीं है ना, इट्स एन इजी, जिसमें से फर्स्ट सिर्फ ये रिजल्ट आपको याद रखना है, बस इतना जितना मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ ना, बस इतना ही याद रखोगे तो सब कुछ ईजी हो जाएगा आपके लिए, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ये दीज थिंग्स हैज टू बी रिमेंबर, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं कि ओनली दीज, ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ यही याद रखो, बाकी जो ऊपर से जो भी कुछ भी कराया ना उसको बेशक आप भूल भी जाओ, बस ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि लामीज थ्योरम हम लगाते हैं और लामीज थ्योरम की लिमिटेशन क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं हम एडवांस, जो हमने बोलता है एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम में सबसे पहले आता है कॉन्करेंट फोर्स, कॉन्करेंट फोर्स, फोर्सेज लिख देते हैं, कॉन्करेंट फोर्सेज। कॉन्करेंट फोर्सेज क्या बोलता है, ये बोलता है इफ नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, या सिस्टम या बॉडी बोलो, सिस्टम एंड बॉडी, if their line line of action, if their line of action of all the forces, that is very important, all the forces at one point, then those forces, are known as concurrent forces, concurrent forces, ठीक है। The concurrent forces and the system and the or and such a kind of and the system is being known as, and the system is known as concurrent force system, concurrent force system। बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा है, इफ नंबर ऑफ द फोर्स, यहाँ पे अंडरलाइन करके लिखते हैं, इफ द नंबर ऑफ द फोर्सेस 10 12 13 14 20 कितने भी फोर्सेस, दीज फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम या बॉडी, कोई भी सिस्टम या बॉडी हो सकता है, रिजिड सिस्टम, नॉन रिजिड सिस्टम, किसी भी सिस्टम पे नंबर ऑफ द फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एंड इफ देयर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ देयर, इफ अगर उनकी लाइन ऑफ एक्शन, द लाइन ऑफ एक्शन किनकी, ऑफ ऑल द फोर्सेस, ऑफ ऑल द फोर्सेस एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट, then those forces are known as concurrent forces। तो उन फोर्सेस को हम concurrent forces बोलेंगे, और जिस भी सिस्टम में करिए दैट इज concurrent सिस्टम। मान लो ये एक, मान लो दिस इज अ रिजिड बॉडी, ये क्या है, ये एक रिजिड बॉडी है, इस रिजिड बॉडी पे लगेंगे हम 3 4 फोर्स लगा देते हैं, ये एक फोर्स है, राइट, ये फोर्स है, ये एक और फोर्स है, ये सारी फोर्सेस को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, नंबर ऑफ फोर्सेस बात की है ना, तो मैं 10 15 20 जितने भी मैं चाहूँ उतने बना सकता हूँ। ये फोर्स किसी पार्टिकल पे करें ना, या फिर किसी भी बॉडी के पार्टिकल पे एक्ट करेंगे ये फोर्स, या फिर ये वाले फोर्सेस, राइट। और एक और फोर्स, एक लास्ट फोर्स बना देते हैं, ये वाली फोर्सेस। तो दीज आर द नंबर ऑफ द फोर्सेस, ये F1 मान लो, ठीक है, दिस इज F2, दिस फोर्स इज F3 एंड F4 एंड F5। इनकी लाइन ऑफ एक्शन जो मैं ड्रॉ करूँ, दीज आर द लाइन ऑफ एक्शन, ये क्या है, इट्स अ लाइन ऑफ एक्शन। तो अब डेफिनेशन पढ़ो फिर से, डेफिनेशन में क्या लिखा है, इफ नंबर ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, ठीक है, बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही है इसी सिस्टम पे, इस सिस्टम के क्या है, पार्टिकल, इस सिस्टम क्या है, ये डिफरेंट पार्टिकल्स पे एक्ट कर रहे हैं, ये इसका अपना पार्टिकल है, ये इसका अपना पार्टिकल है, ये इस बॉडी का अपना है, ये है, तो ये डिफरेंट पार्टिकल्स पे एक्ट कर रहे हैं, दीज आर द पार्टिकल्स, राइट। और ये जो फोर्सेज है इन सबका जो पार्टिकल है वो डिफरेंट है,
बट इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, आप ध्यान से देखोगे, दीज आर द लाइन ऑफ एक्शन। ये ना किसी एक सिंगल पॉइंट से पास कर रही है, राइट, ये जो सिंगल पॉइंट है इससे पास कर रही है, और दिस इज अ रिजिड बॉडी। इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक सिंगल पॉइंट से पास कर रही है, और जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की वजह से ये जो सारी फोर्सेज है, दीज फोर्सेज विल बी नोन एज कॉन्करेंट फोर्सेज। तो यही बोलना चाह रहा है कॉन्करेंट फोर्सेज बेसिकली है क्या, कि बेसिकली इतनी सारी फोर्सेज एक्ट कर रही है, और वो 10 20 30 जितने भी हो सकती है, पर उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है ना वो सेम हो सकता है। वो ना जरूरी नहीं वो सॉरी बॉडी पे ही हो, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, यहाँ पे और भी लिख दो, मे बी लाइन ऑफ एक्शन की बात कर रहा हूं मैं, कि इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है ना वो जरूरी नहीं कि वो बॉडी पे ही हो, वो ना बॉडी पे भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है, मे बी इन द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। तो ऐसा जरूरी मत समझ लेना कि वो ना अभी सर ने इसमें बॉडी पे दिखाया, रिजिड बॉडी पे, तो यहीं पे होगा, ऐसा नहीं है। वो बाहर भी अगर रिएक्ट कर रहा होगा और उसका लाइन ऑफ एक्शन उन सभी फोर्सेज की क्या है, सेम है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये सारी फोर्सेज क्या है, कॉन्करेंट है, ठीक है। तो हम ये पढ़ लिया कॉन्करेंट फोर्सेज। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी ना, दैट इज हमने लामीस थ्योरम पढ़ ली, वैसे एक एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम में एक ना बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है, उसका नाम है वेरिग्नॉन थ्योरम, दैट इज वेरिग्नॉन थ्योरम, दिस इज वेरिग्नॉन थ्योरम, हे भगवान, दिस इज वेरिग्नॉन थ्योरम। एक मैथमेटिशियन था, उसने वेरिग्नॉन के नाम से, तो उसने अपने नाम पे क्या रख दी, वेरिग्नॉन थ्योरम। तो वेरिग्नॉन थ्योरम बेसिकली किस किस में यूज हो सकती है, आपको पता है वेरिग्नॉन थ्योरम ना आपकी फ्लूइड में भी यूज होगी, स्टील में भी यूज होगी, स्ट्रक्चर में भी यूज होती है ये। और बेसिकली इसका यूज किस लिए करते हैं, ताकि हम ना पोजीशन बता सके, ताकि हम कैलकुलेट कर सके जो रिजल्टेंट वेक्टर आप लोग निकालते थे ना, इस रिजल्टेंट वेक्टर की क्या पोजीशन क्या है, इसकी इसकी पोजीशन क्या है, उसको लोकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था इसका। तो बेसिकली हम अगर एग्जाम्पल से आपको समझाऊं, तो जैसे कि मान लो ये बॉडी है, ये रफ वर्क में बता रहा हूँ मैं आपको, ये 4 न्यूटन की है, और मान लो एक और फोर्स है दैट इज 2 न्यूटन की। तो आप क्या बोलोगे, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा 6 न्यूटन, हो जाएगा कि नहीं। यू कैन राइट ना 4 + 2 = 6 न्यूटन। तो ये इसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। पर तुम्हें अगर किसी ने पूछ लिया कि इस रिजल्टेंट का पोजीशन बताओ कहाँ पे ये लाई करता है, ये कहीं भी लाई कर सकता है ना, ये तो कहीं भी लाई कर सकता है, इस पूरी बॉडी में कहीं भी लाई कर सकता है। तो इस रिजल्टेंट की पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए, मान लो कि ये है इसकी पोजीशन, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें किसकी इस्तेमाल करना पड़ता है, वेरिग्नॉन थ्योरम का। और वेरिग्नॉन थ्योरम क्या बोलती है, अगर ये रफ वर्क है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना। राइट, तो वेरिग्नॉन थ्योरम हमें क्या बोलती है, अभी लिखता हूँ, मैं बाद में बताता हूँ आपको। द वेक्टर समीशन ऑफ all the torques of applied forces on system about a point will be exactly same as the torque given by their resultant force about the same point. तो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा है, द वेक्टर समीशन ऑफ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द वेक्टर समीशन ऑफ ऑल द टॉर्क्स। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, द वेक्टर समीशन ऑफ ऑल द टॉर्क, ठीक है। और वो कोई रेफरेंस पॉइंट ओ पे हो गया, मान लो क्या लिखा है यहाँ पे, द वेक्टर समीशन ऑफ ऑल द टॉर्क ऑफ अप्लाइड फोर्स, जो भी फोर्सेज लग रही है उन्हीं फोर्सेज की वजह से टॉर्क आता है, ऑन द सिस्टम, कोई भी सिस्टम हो सकता है, सिस्टम होगी या बॉडी होगी, अबाउट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट ओ पे, with exactly this will be exactly same as the torque given by their resultant force about the same point यानी reference point is not changing। तो basically torque by a force F1 plus torque given by the force F2 plus at a reference point O plus so on। So this is the Varignon theorem जो हमें रिजल्टेंट की लोकेशन को बताएगी। पर बेसिकली यहाँ पे लिखा क्या है, यहाँ पे लिखा है कि जो भी वेरिग्नॉन थ्योरम हम तभी लगा सकते हैं ना अगर हमें ये पता चल गया कि जितने भी टॉर्क है, वेक्टर समीशन ऑफ ऑल द टॉर्क्स अप्लाइड फोर्स की वजह से आने वाली जो भी टॉर्क है किसी रेफरेंस पॉइंट ओ पे, वो अगर जो बराबर हो जाए इंडिविजुअली टॉर्क जो जनरेट किया गया है हर एक फोर्स की वजह से, राइट। और टॉर्क को आप कैसे लिख सकते हो, हमने पहले बोला था दैट इज यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, लिखा था ना हमने टॉर्क को, हमने पहले क्या बोला था, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर एंड द फोर्स वेक्टर, दिस इज द टॉर्क, बोलते थे ना कि नहीं। तो वी कैन राइट आर वेक्टर इनटू F1, this is because of this, plus unit vector R2 cross product of F2 summation torque external for the reference point O। So ये हो जाएगी हमारी क्या, वेरिग्नॉन थ्योरम।
तो बेसिकली ये वेरिग्राउंड थ्योरम है। पर वेरिग्राउंड थ्योरम जो है ना, इट्स अ जनरल थ्योरम, ठीक है, आप इसका इस्तेमाल क्या कहीं पे भी कर सकते हो। बट अगर जो हम बात करें, जैसे अभी हमने बात की किस चीज की बात की, अभी हमने बात की कॉन्करेंट फोर्सेस की, तो मान लो अगर जो मैं कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए करूं, है ना, ये भी तो फोर्सेस ही है और इधर भी नंबर ऑफ द फोर्सेस लग रहे हैं, और ये पूरा वेरिग्राउंड थ्योरम हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो मान लो मैं अगर जो कॉन्करेंट के लिए करूं तो फिर कैसे होगा, चलो कॉन्करेंट के लिए करते हैं। वेरिग्राउंड थ्योरम समझ आ गई क्या बोल रहा हूँ? अभी मैंने कॉन्करेंट बोला ना, तो हम कॉन्करेंट के लिए पढ़ते हैं। अभी पता तो चली जो हमने पढ़ा वो कहाँ लगा सकते हैं हम, फॉर कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम, है ना, कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम के लिए पढ़ेंगे, फॉर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। वेरिग्राउंड थ्योरम हम कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए लगाते हैं। तो मान लो एक रिजिड बॉडी है और उसमें, दिस इज द रिजिड बॉडी, और उसमें नंबर ऑफ दी फोर्सेस क्या है, एक्ट कर रही है, और ये वो पॉइंट है जिससे कि उसकी फोर्सेस की क्या आ रही है, लाइन ऑफ एक्शन। ये होगी फर्स्ट फोर्स, ये होगी फोर्स, ये होगी सेकंड फोर्स जो इससे जा रही है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट से जा रही है, दिस इज सेकंड, और एक और फोर्स ले लेते हैं, लास्ट फोर्स ले लेते हैं, दैट इज दिस, और इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है ना वो इसी पॉइंट से जा रही है, दीज आर द लाइन ऑफ एक्शन, राइट, दीज आर द लाइन ऑफ एक्शन। तो ये कौन सी फोर्सेज होगी, F1, F2 और F3 और F4। तो ऊपर देखते हैं वेरिग्राउंड थ्योरम में क्या लिखा है। वेरिग्राउंड थ्योरम में लिखा है द वेक्टर समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क्स, यानी हम सबको इन फोर्सेस की क्या लेनी पड़ेगी, टॉर्क ऑफ द अप्लाइड फोर्स ऑफ द सिस्टम अबाउट अ पॉइंट विल बी एक्जैक्टली सेम एज द टॉर्क गिवन बाय द देयर रिजल्टेंट फोर्स अबाउट द सेम पॉइंट, राइट। तो हमारे को क्या ढूंढना पड़ेगा, एट अ पॉइंट, अबाउट अ पॉइंट। तो किसी एक पॉइंट पे लेते हैं, मान लो हमने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया, दिस इज अ रेफरेंस पॉइंट, ये मैंने रेफरेंस पॉइंट, ये मैंने क्या ले लिया, एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया, इसको लिख दो क्या, रेफरेंस पॉइंट, एनी रेफरेंस पॉइंट लिख दो इसको, दिस इज रेफरेंस पॉइंट। तो हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, टॉर्क, हम क्या लिख सकते हैं, नेट टॉर्क ऑफ ऑल द फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट ओ, अबाउट पॉइंट ओ will be vector summation of all the external forces at reference point O is equals to torque at reference point O F1 plus torque reference point of F2 plus चलो so on, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें ढूंढना है F2, F1 एंड F3 का रेफरेंस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। पर हमें क्या पता है जो इनकी लाइन ऑफ एक्शन है ना वो एक ही पॉइंट से गुजर रही है, गुजरी कि नहीं। तो बेसिकली यूनिट वेक्टर क्या था कि लाइन ऑफ आर क्या था, इट्स अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर सॉरी इट्स अ पोजिशनल वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है ना, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है। अगर जो मैं इसको बढ़ा दूं तो यहाँ पे इसकी लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट पे आ रही है। तो अगर जो मैं रेफरेंस से एक वर्टिकल डिस्टेंस ले लूं, यहाँ से लेकर रेफरेंस से इस पॉइंट तक मैं एक डिस्टेंस ले लूं, राइट, और इस डिस्टेंस को मैं पोजीशन वेक्टर आर से रिप्रेजेंट कर दूं, तो इन सब के जो पोजीशन वेक्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे, आर हो जाएंगे। देखो जिसको भी याद नहीं आ रहा है ना इसका, जिसको समझ नहीं आ रही ना बात, उसका मतलब है कि उसने टॉर्क अच्छे से नहीं पढ़ा। टॉर्क जो है दैट इज द यूनिट वेक्टर, हमने कहा था यूनिट वेक्टर नहीं सॉरी, टॉर्क जो है इट्स अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड द फोर्स, था कि नहीं। वहां पे हमने क्या बोला था कि जो भी फोर्स है, मान लो ये फोर्स F1 है, ये किसी पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर नहीं, दिस फोर्स, और दिस इज अ लाइन ऑफ एक्शन, ये इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है। और हमने क्या बोला था, मान लो कि एक रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे ले लिया, और अगर जो मुझे आर वेक्टर फाइंड आउट करना है ना, तो इस लाइन ऑफ एक्शन पे किसी भी पॉइंट पे मैं आर का एक पोजीशन वेक्टर निकाल लूंगा। फिर बाद में हमने उसको मैग्नीट्यूड में चेंज किया था, बट जो आर है वो क्या था, रेफरेंस पॉइंट से एक डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन। तो ये भी तो रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस है फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन, पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चेंज क्या आ रहा है, यहाँ पे चेंज आ रहा है ड्यू टू द कॉन्करेंट। अब ये जो सारी फोर्सेज कॉन्करेंट है, इसका मतलब है जितनी भी इनकी लाइन ऑफ एक्शन है वो किसी एक पॉइंट से गुजर रही है। तो अब मैं अगर ये एक पॉइंट का वो डिस्टेंस निकाल लूं, तो मुझे पता है कि जो टॉर्क निकालूंगा मैं F1 की वजह से, दैट विल बी इक्वल टू आर क्रॉस प्रोडक्ट एंड F1, लिख सकता हूं कि नहीं, क्योंकि ये तो F1 के लिए सेम है, सेम F2 के लिए भी क्या आएगा, सेम आर पोजीशन वेक्टर, लिख सकता हूं ना मैं। और इसको मैं अगर फर्दर लिखूं या फिर मैं आर को कॉमन ले लूं, तो आर क्या हो जाएगा, टॉर्क एक्सटर्नल एट अ रेफरेंस पॉइंट ओ विल इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा वो, आर को मैंने कॉमन ले लिया, अगर जब मैं आर पोजीशन वेक्टर को कॉमन ले लूं तो अंदर क्या हो जाएगा, F1 F2, F1 प्लस F2 प्लस F3 कितने थे, 5 ना, प्लस F4 प्लस F4 ही थे। इन सबको और भी अगर तुम्हें और भी फोर्सेज लगाने तो वो भी लगा सकते हो, बट यहाँ पे क्या है, आर इंटू दिस, और आप क्या लिख सकते हो इसको, आप इन सबको क्या लिख सकते हो, इन सबको हम क्या होते हैं, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट फोर्स लिख सकते हैं कि नहीं, रिजल्टेंट फोर्स दैट इज समीशन ऑफ एफ एक्सटर्नल, लिख सकते हैं ना इसको। तो वी कैन राइट
टॉर्क एक्सटर्नल, हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क एक्सटर्नल समीशन एट पॉइंट ओ इज इक्वल टू आर इंटू दिस समीशन एफ एक्सटर्नल। सो ये जो है हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फॉर अ कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए जहां पे हमें क्या पता है कि सारी जो फोर्सेज है, सारी जितने भी फोर्सेज है उन सब का एक पॉइंट पे लाइन ऑफ एक्शन आएगा, और एक रेफरेंस पॉइंट से एक डिस्टेंस अगर हमें पता है तो इन सब के लिए जो पोजीशन वेक्टर है वो तो सेम हो जाएगा ना, हर एक फोर्स के लिए पोजीशन वेक्टर सेम हो जाएगा। अगर जो सिस्टम क्या है, कॉन्करेंट है। जरूरी क्या है यहाँ पे कि हम ना कॉन्करेंट के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, कि किसी भी कॉन्करेंट फोर्सेज को हम अगर जो वेरिग्नॉम थ्योरम से सॉल्व करना चाहे तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। और इस एफ एक्सटर्नल को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं एज रिप्रेजेंट करूँ अगर जो, तो मैं इसको ऐसा लिख दूँ, इसको मैं लिख देता हूँ एफ आर, लाइक इस तरह से भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इसको। तो समीशन एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू एफ आर इज इक्वल्स टू द रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। अभी इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए ये रिजल्टेंट फोर्स है। ये क्या होगी, रिजल्टेंट फोर्स। ऑलराइट, सो ये क्या आ गया था, रिजल्टेंट फोर्स। ये आ गया था हमारा क्या, रिजल्टेंट रिजल्टेंट फोर्स, राइट। अब इसका यूज क्या है, इस चीज का ना यूज क्या है वो देखते हैं। जो भी हमने निकाला यूज क्या है इसका, कि हमने कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए क्यों निकाला इसको, कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए यूज क्या है इसका, ये है कि मान लो इफ एफ एक्सटर्नल फॉर एनी सिस्टम, कोई भी सिस्टम है वो बराबर हो जाएगा जीरो के, तो इसका मतलब क्या है, वी कैन राइट एफ आर इज इक्वल टू जीरो, लिख सकते हैं कि नहीं। मान लो कि किसी सिस्टम में जितनी भी फोर्सेज है उनका जो नेट एक्सटर्नल है ना, जो भी उनका फोर्स का समीशन है ना, वेक्टर समीशन यहाँ पे लिखा है ना मैंने, अगर यही जीरो हो जाए तो इसका मतलब क्या है, एफ आर भी जीरो हो जाएगा। अगर जो एफ आर जीरो हो जाएगा तो उस केस में जो टॉर्क है वो भी जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसको यहाँ पे लिखता हूँ एफ आर इज इक्वल टू जीरो, देन हमें क्या पता है, जो वेक्टर समीशन ऑफ ऑल द टॉर्क्स है किसी एक पॉइंट पे यानी ओ पे इज द पोजिशन वेक्टर मल्टीप्लाई बाय एफ आर वेक्टर। इस केस में ये जीरो हो गया तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जीरो। टॉर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो, राइट। अभी भी समझ नहीं आया तो अब मैं बताता हूँ। देखो हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने के लिए दो कंडीशन चाहिए, कि आने वाला जो भी टॉर्क है वो भी जीरो होना चाहिए और जो फोर्स है वो भी जीरो होना चाहिए, राइट। ये तो हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम में किसी सिस्टम को आने के लिए ये दो कंडीशन चाहिए। और ये कंडीशन क्या थी, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी हमारे यहाँ पे, कि मान लो कि ये केस आ गया, अगर से आने वाली जितने भी फोर्सेज है सिस्टम पे वो सारी जीरो हो गई, तो इसके जीरो होने की वजह से हमने टॉर्क को तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन सिर्फ इस इंडिविजुअल की जीरो होने की वजह से ऑटोमेटिकली जो टॉर्क है ना वो भी जीरो हो गया। अगर जो टॉर्क भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया, इसका मतलब क्या कि सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में है, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, इन वर्ड्स में हम क्या लिख सकते हैं, द नेसेसरी and sufficient, the necessary and the sufficient condition for the equilibrium of concurrent system for the equilibrium of concurrent force system, only one condition is required, that is F external must be equals to zero। ओनली यही कंडीशन है जो सेटिस्फाई होगी, बाकी तो फिर सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ ही जाएगा, है कि नहीं। ये बात तो आप मानते हो, क्योंकि यहाँ पे हमने किसी भी टॉर्क को नहीं छेड़ा, लेकिन हमने बोला कि जो एफ एक्सटर्नल फोर्सेज है किसी भी सिस्टम में आने वाली, उसका जीरो होने की वजह से जो थ्रू आउट द सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में चला गया। तो हम इस केस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, राइट। बाकी हम अब डिफरेंट सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, राइट। हमने तो सब पढ़ लिया था, अब डिफरेंट सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं।